छोटे शेयर ऊंची छलांग और दर्शकों के काफी सारे सवाल हमें मिल चुके हैं और अंशुल जी हमारे साथ हैं। साक्षी जी का सवाल है प्रीमियर एक्सप्लोसिव। अंशुल जी, इनके पास 616 रुपए के हैं। शॉर्ट टर्म में क्या व्यू रहेगा आपका इस शेयर पर? सर, दो अपडेट पहले दे देता हूँ। एक, सम्मान कैपिटल हमने बिफोर लास्ट वीक डिस्कस किया था, थोड़ा सा एक हफ्ता एक्स्ट्रा समय लिया, लेकिन आज 10% चला है। एसपीएल पेट्रो, आप लास्ट वीक मौजूद नहीं थे तब हमने डिस्कस किया था। एसपीएल पेट्रो आज 11% चला है। तो दोनों स्टॉक्स में हमने मतलब पूरे टारगेट्स अपने कंप्लीट करके बुक करा के खाली कर दिया है। अब आ जाए ओके, प्रीमियर एक्सप्लोसिव पे। एक बार देखिए, दोनों ही शेयर्स पर टारगेट हिट की मोहर लगा दीजिए, ताकि जो दर्शक देख रहे हैं उनको ये पता लग जाए कि निकलने का समय आ गया है। सम्मान कैपिटल से 150 के करीब ऑलमोस्ट ये काउंटर आ गया है। अंशुल जी, इसमें क्या टारगेट्स रखे हुए थे आपने? एक मिनट में पढ़ के आपको बता देता हूँ, तब तक आप एसपीएल पेट्रो में और लगा लीजिए। एसपीएल पेट्रोल लगा दीजिए इतने इन द मीनवाइल। सम्मान कैपिटल में 150 रुपये 30 पैसा, ऑल टारगेट डन, आप 7.4% फ्रॉम कॉस्ट। यहाँ पे हम निकला 149.80 का टारगेट दिया था, 150.30 का जब हाई लगा तो हमने प्रॉफिट बुकिंग दे दी थी। दूसरा पेट्रो एसपीएल पेट्रो में 878 से लॉन्ग है, 940 तक के टारगेट्स हैं और उसको क्रॉस करके उसके ऊपर चल रहा है। ठीक है सर, अब इनका सवाल प्रीमियर एक्सप्लोसिव, साक्षी जी का सवाल। यहाँ पर क्या करना है? 616 रुपए का लिया हुआ है इन्होंने। प्रीमियर एक्सप्लोजिव में सर कपनल पैटर्न बन रहा है। 80 डेज हो चुके हैं। जिस भी दिन ये स्टॉक 625 630 के ऊपर निकलेगा, प्रोबेबली ये 700 रुपए की तरफ आराम से चल जाएगा। ठीक है सर। अगला सवाल मिला है हमें पार्थनाथ जी का। ये बोल रहे हैं कि सर, शैली इंजीनियरिंग और गैब्रियल, इस पे शॉर्ट टर्म के लिए बाय करना चाहती हूँ। माफ कीजिएगा, पहले इंजीनियरिंग। प्लीज सर का व्यू दिलवा दीजिए। ठीक है सर, ये बता दीजिए कि शैली इंजीनियरिंग और गैब्रियल। तो गैब्रियल में अब मेरे को प्रॉफिट बुकिंग आती हुई दिख रही है, लेकिन कॉन्फर्मेशन मिलेगा। उसी गेट बंद कर दें। गैब्रियल में 1193, इसके नीचे जैसी क्लोजिंग बेसिस पे सस्टेन करेगा, इस स्टॉक में प्रॉफिट बुकिंग आना स्टार्ट हो जाएगी। तो मेरे को यहाँ से फ्रेश बाइंग की कोई अपॉर्चुनिटी नहीं दिख रही है। जिनके पास भी लॉन्ग है, 1193 आपका क्लोजिंग बेसिस स्टॉप लॉस होना चाहिए। क्लोजिंग बेसिस इसलिए कि 40,000 करोड़ से नीचे का मार्केट कैप है। दूसरा स्टॉक था इनका शैली इंजीनियरिंग। इसमें भी जो 17 सितंबर की कैंडल है वो काफी खराब थी, ऊपर से सेलिंग काफी आई और वीकली चार्ट पे भी खराब है। इन जब तक वीकली का लो प्रोटेक्टेड है 2198 का, तब तक एक बार स्टॉक में लॉन्ग रह सकते हैं। फ्रेश बाइंग की कोई सलाह नहीं है। जिसके पास है 2198 का क्लोजिंग बेसिस स्टॉप लॉस ले लीजिए। इसका भी मार्केट कैप 10,000 करोड़ का है, 40,000 करोड़ से नीचे का है, तो क्लोजिंग बेसिस स्टॉप लॉस लगाइए और एक बार होल्ड कीजिए। फ्रेश बाइंग जहां भी बनेगी हम जरूर बाई रिकमेंड करेंगे। आई वुड रिक्वेस्ट माय पीसीआर टीम की चार्ट्स सभी शेयर के दिखाते जाएं, सो दैट कि चीजें दर्शकों को क्लियर होती जाए। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल हमें मिला हुआ है विजय कुमार जी का। टाटा गोल्ड ईटीएफ, इसको लॉन्ग टाइम के लिए बाय करना चाहते हैं। अंजुली, वैसे तो गोल्ड काफी भाग गया है और गोल्ड ईटीएफ जनरली उसी का एक रेप्लिका होता है। आपका कोई व्यू हो अगर गोल्ड पे या गोल्ड ईटीएफ पर, क्या करना चाहिए? सर, मैं दोनों पे बुलिश हूँ, लेकिन लास्ट टाइम भी मैंने कहा था, मतलब हर बार ही मैं कह रहा हूँ कि आई एम मोर बुलिश ऑन सिल्वर देन ऑन गोल्ड। गोल्ड में भी अपसाइड मिलेगी, सिल्वर में भी अपसाइड मिलेगी, लेकिन जितनी आपको सिल्वर में मिलेगी उतनी आपको गोल्ड में नहीं मिलेगी। तो अगर आपको बुलियंस में लॉन्ग ही रहना है तो सिल्वर 20, एनी डे सिल्वर 20 बहुत बेहतरीन है। 400 रुपये जाते हुए दिख रहा है, अभी 130 के आसपास है, 1,30,000 सिल्वर है। तो आई एम वेरी बुलिश ऑन सिल्वर 20। गोल्ड 20 भी कंपैरेटिवली धीरे धीरे ऊपर चलेगा, क्योंकि गोल्ड सिल्वर रेशियो जो है वो सिल्वर के फेवर में आते हुए ज्यादा दिख रहा है। तो एक चीज आप ध्यान रखिए, अगर बुलियंस में ईटीएफ के थ्रू ट्रेड कर रहे हैं, गोल्ड सिल्वर रेशियो पे ध्यान रखिए। जब एकदम हाई पे पहुंच जाए तो आप गोल्ड से सिल्वर में कन्वर्ट कर लीजिए। जब वो अपने बेस के आसपास आ जाए, आप सिल्वर से गोल्ड में कन्वर्ट कर लीजिए। तो इस तरीके से अगर कन्वर्ट करते रहेंगे तो आप दोनों में से जो ज्यादा तेज होगा आप उसको प्ले कर पाएंगे, बाकी तेजी दोनों में रहेगी। मतलब इस तरीके से समझिए कि गोल्ड अगर 10 कदम चल रहा है तो सिल्वर 20 कदम चलेगा, जब गोल्ड सिल्वर रेशियो अपने
टॉप के पास होगा, और इसी का उल्टा जब बॉटम के आसपास होगा तो गोल्ड ज्यादा तेजी से चलेगा। तो फिलहाल सिल्वर में ज्यादा तेजी है, गोल्ड में कम है, तेजी दोनों में। ठीक है, तो गोल्ड में भी तेजी रहेगी और सिल्वर में भी तेजी रहेगी, लेकिन रेस जीतेगा सिल्वर ज्यादा, और जीता भी है। अंशु जी, एक अभी कुछ समय पहले की बात है जब गोल्ड और सिल्वर लगभग 70-70 हजार या 75 हजार की रेंज में चल रहे थे। वो 1 किलो का रेट था सिल्वर का, और गोल्ड का 10 ग्राम का जो रेट होता है, 1 तोला जिसको बोलते हैं, ऑलमोस्ट पौने ग्राम, कुछ जगह पर वो 12 ग्राम का होता है, पौने 12 ग्राम का होता है, अलग अलग जगहों के हिसाब से होता है वो। तो 75 हजार के करीब था गोल्ड, और 75 हजार के करीब थी सिल्वर। अब सिल्वर हो गई है 1,40,000 के आसपास, और अब गोल्ड तो अभी वहां से थोड़ा पीछे रह गया। तो ऑफ कोर्स ये बात तो बिल्कुल सही है कि सिल्वर ज्यादा तेज चली है। सर, डर तो नहीं है इन लेवल्स पर एंट्री करने में कि हम ऑलरेडी एक ऑलमोस्ट 70-80% का जंप देख चुके हैं? तो देखिए, सिल्वर बीज लगभग 87-88 रुपीज के पास से हमारे क्लाइंट्स के पास लॉन्ग है। और जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स हैं, जो 2-3 साल के प्रोस्पेक्टिव से रखे हैं, उनको हमने छेड़छाड़ करने से मना किया है, बल्कि कहीं भी डिप्स मिलती है जो कि मिल ही नहीं रही है, तो डिप्स पे हम ऐड करने के ही मूड में रहेंगे। हम यहाँ से माल बेचने के मूड में नहीं है। लेकिन हाँ, शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स जो थे उनको हमने 120 से धीरे धीरे अपनी पोजिशन क्रैश मतलब पील करना स्टार्ट कर दी है। थोड़े थोड़े अप मूव में हम अपनी मतलब 50% बुक कर चुके हैं, बाकी 50% पे थोड़ा थोड़ा करके हम बुक कर रहे हैं। तो शॉर्ट टर्म में ऐसा लग रहा है कि सिल्वर एक बार के लिए ओवरडन है, किसी भी दिन अब प्रॉफिट बुकिंग और करेक्शन आ सकता है, तो धीरे धीरे करके अपना पोजीशन बुक करना स्टार्ट कीजिए। लेकिन अगर आपका नजरिया 3 से 5 साल का है, तो फिर 400 रुपये उसका टारगेट है, बहुत ज्यादा उससे छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए। जी। कुछ सवाल सर सुपर चैट पर भी मिल रहे हैं। यहाँ पर एक सवाल मिला है अदानी पावर पर, जिन्होंने कि 1163 पे बाय किया था, अब क्या करें? 1163 पर अदानी पावर, 163 होगा प्लीज सर। अपडेट भी अंशुल भाई, ये 1163 गया क्या? नहीं नहीं, 910 रुपये तो ऑल टाइम आई है। 163 लिख रहे होंगे, 1163 गलती से लिख दिया होगा, ये क्योंकि ठीक कह रहे एक हैं सौ आप, एक बयासी सौ तिरसठ हो सकता है। ठीक है सर, 163 के हिसाब से व्यू दे दीजिए। सर देखिए, सांप निकल गया, बैठ के आप लकीर पीट रहे हैं तो कोई मतलब नहीं है। 600 रुपए पे हम बार बार बोल रहे थे कि यहाँ पे एक्यूमुलेट करके रखिए, जिस भी दिन चलेगा 900 रुपये हो जाएगा। तो वो जिस भी दिन आया और चला गया, अगर इसके बाद आप खरीद रहे हैं तो अब फिर वो कंसोलिडेशन में चला जाएगा। और ये कंसोलिडेशन 6 महीना 8 महीना, क्योंकि उसको जो 6 महीने में काम करना चाहिए था उसने 6 दिन में कर दिया है। तो अब बाकी बचे हुए 5.5 महीने मतलब पौने 6 महीना जो है, अब वो कंसोलिडेशन में जाएगा। तो 600 से 900 तक का ट्रेड था। मल्टीपल टाइम्स हम रिकमेंड करते आ रहे थे कि इस समय लेके थोड़ा सा शांति से बैठ जाइए। जिसने टाइम करने की कोशिश की वो या तो ले ही नहीं पाया, या इसी तरह दौड़ते हुए चढ़ा है, और अब वो स्टॉक नीचे आने लगा है। तो अब मेरे को 4-6 महीने कुछ होते हुए नहीं दिख रहा है। उसके बाद जब नेक्स्ट लेग में चलेगा, तो आप मान के चलिए कि 1200 रुपये जाएगा। 1200 रुपये अगर आप पकड़ेंगे, तो 1200 डिवाइड बाई 5, 240 रुपये का टारगेट आता है। ठीक है, तो इन्वेस्टर के लिए स्टॉक है ये, ट्रेडर का वाला नहीं बचा फिलहाल। जो ट्रेडिंग मूव मिलना था वो मिल गया आपके हिसाब से, राइट? सर इन्वेस्टिंग का भी टारगेट, ट्रेडिंग का तो अपना छोटा ही था, इन्वेस्टिंग का ही टारगेट 900 रुपये था पहला, जो कि कंप्लीट किया उसने, और ट्रेडिंग के हिसाब से ही कंप्लीट कर दिया। तो थोड़ा सा मतलब पॉइंट यहाँ कहने का ये है कि आप अगर टाइमिंग करने की कोशिश करेंगे कि बिल्कुल चलने के जस्ट पहले मैं खरीद लूं, ऐसा शेयर बाजार में होता नहीं है। फिर जो ये करने की कोशिश करता है, फिर यही हाल होता है कि आप ऊपर में जाके फंसते हैं। वो ट्रेडिंग अलग चीज है, इन्वेस्टिंग अलग चीज है, और इन्वेस्टिंग प्लस ट्रेडिंग वाला एक स्टॉक अलग होता है। तो अदानी पावर वो समथिंग दैट इज इन्वेस्टमेंट प्लस ट्रेडिंग। अब मैं नहीं मतलब मैं अगर मैं ये क्लेम करूं कि मेरे को ये था पता था कि ये ब्रेकआउट के बाद हफ्ता 10 दिन में ये 900 रुपये तुरंत ही पहुंच जाएगा, ऐसा नहीं। मेरे को भी लग रहा था 6 महीना लगेगा। 700 रुपये करीब के टारगेट जो हम डिस्कस कर रहे थे 689 के लेवल, ये फटाफट ट्रेडिंग वाला था। बट वो खींचते हुए 900 रुपये फटाक से ले गया, तो उसने तो अपना 6 महीने का काम 6 दिन में कर लिया। तो अब कंसोलिडेशन में जाएगा। इसलिए मैं बार बार उस समय भी अदानी पावर के लिए बोला था, टाइमिंग करने की कोशिश मत कीजिए, बस लेके बैठिए लेके बैठिए। और आप देखिए वो चला। तो अब अगेन 6 महीना आपको यहाँ पे फ्रस्ट्रेशन झेलनी होगी, उसके बाद धीरे धीरे पैटर्न डेवलप होगा, फिर चलेगा। एग्जाम्पल भी लास्ट वीक आप नहीं थे, तब भी मैंने बार बार एग्जाम्पल कोट किया था कि जैसे मैं यहाँ से बनारस से इंदौर जा रहा हूँ, तो पहले दिल्ली पहुंचूंगा, फिर वहाँ 1.5 घंटे का ले ओवर है, फ्लाइट चेंज करूंगा, फिर इंदौर की फ्लाइट में बैठूंगा। तो ये ले ओवर पीरियड जो है ना, ये काटना बड़ा मुश्किल होता है। तो इसलिए जब एक डेस्टिनेशन पे आप पहुंचे हो, स्टॉक को छोड़ दो 4-6 महीना, वहां पे उसको कंसोलिडेट करने दो,
फिर जब वो वापस से नए मूव के लिए तैयार होगा, नई उड़ान के लिए, तब भरना है। तो अब अदानी पावर एक जगह आके रुका है, अब 4-6 महीने ये वहीं पे कंसोलिडेट करेगा, जिसको इन टर्म्स ऑफ एयरवेज ले ओवर कहते हैं कि अब ये ले ओवर पीरियड में चला गया। अब अगली फ्लाइट ये पकड़ेगा 4-6 महीने बाद। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अगला सवाल हमें मिला है सर्वेश राज जी का। ये जेएसडब्ल्यू इंफ्रा पर पूछ रहे हैं, ये भी वही आपका ही पसंदीदा शेयर है। 324 रुपए का लिया हुआ है इन्होंने शॉर्ट टर्म के लिए। अब शॉर्ट टर्म में अभी ये मैंने हाल फिलहाल में देखा था 347 348 तक तो गया था अंशुल लास्ट वीक, लेकिन अब वहां से थोड़ा सा रिट्रेस हुआ है। क्या उम्मीद है सर शॉर्ट टर्म में इस काउंटर से? शॉर्ट टर्म के लिए तो काउंटर कभी था ही नहीं, मतलब जब था तब था 240 पे था, 270 पे था, उसके बाद से तो हमेशा ही हम लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट की सलाह दे रहे हैं। हाई बना इसका 349, अपना टारगेट था 359। 10 रुपए ऊपर नीचे टारगेट में कोई खास फर्क नहीं पड़ता है, तो ऑलमोस्ट टारगेट अचीव्ड ही है शॉर्ट टर्म वाला है। अब इसमें से जब वापस से 359 निकालेगा तो 399 की तरफ चला जाएगा। अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए प्ले कर रहे हैं तो शॉर्ट टर्म का कोई भी इसमें प्ले नहीं है। पुल बैक के बाद ये वापस से वीकली चार्ट पे 4-8 हफ्ते का बेस बनाएगा, उसके बाद फिर चलेगा। शॉर्ट टर्म में अगर कुछ कोई सपोर्ट हो अंशुल जी जहां पर कि और ले लें, कुछ ऐसी सोच रखना चाह रहे हो अगर ये? सर शॉर्ट टर्म में मुश्किल है कि चलेगा, भले 10-20 डे मूविंग एवरेज से चल जाए अलग बात है, बट ट्रेडिंग वाले स्टॉक में शॉर्ट टर्म करेंगे और शॉर्ट टर्म वाले स्टॉक में फोर्सफुल लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर बनेंगे, तब तो भविष्य खराब है आपका। मतलब अभी शॉर्ट टर्म का तो कोई भी अपॉर्चुनिटी नहीं है। 359 की जगह जैसे अदानी पावर 900 का टारगेट था, 910 तक 10 रुपए ऊपर एक्सीड कर लिया। जेएसडब्ल्यू इंफ्रा 359 का टारगेट था, वो 349 से ही रिट्रेस कर लिया। बट अब 240 से या नेक्स्ट लेग जब हम 295-300 के आसपास रिकमेंड कर रहे थे, तो लेवल थोड़े से ध्यान से नोट करेंगे तो परेशान कम रहेंगे। चढ़ते घोड़े पे, मतलब दौड़ते घोड़े पे चढ़ने की कोशिश करेंगे तो या तो चढ़ के आगे तक पहुंचेंगे या गिर के हाथ पांव तोड़वाएंगे, तो ये दिक्कत है अगर लेवल्स आप ध्यान से नहीं मेंटेन करते हैं। और ये चीज मैं बार बार बोलता हूँ कि जब मैं बात कर रहा हूँ, बाकी का मेरे को नहीं पता, जब मैं बात कर रहा हूँ तो आप वो मिनट्स ऑफ द मीटिंग या मॉरल ऑफ द स्टोरी कभी नोट करेंगे, आप दिक्कत में रहेंगे। आप पूरी चीज नोट कीजिए कि मैंने क्या बोला है। अगर लास्ट में आपसे मॉरल ऑफ द स्टोरी 359 लिख के बैठे हैं ना, तब तो आप इसी तरीके से परेशान रहेंगे। शॉर्ट टर्म में भी इसमें कुछ भी नहीं बन रहा है, नया जब तक बेस नहीं बनता है तब तक इसमें वापस से कोई अपमूव नहीं बनेगी। हालांकि डाउन मूव बहुत सीमित है, बहुत लिमिटेड है, और जैसे ही डाउन साइड जाएगी तो वापस से बाइंग आ जाएगी। बट बाइंग का ये मतलब नहीं है ये तोड़ते फोड़ते रेजिस्टेंस निकल जाएगा, ये वापस से बेस बनाने की कोशिश करेगा। ठीक है। अगला सवाल हमें मिला है एस के आहूजा साहब का। वो बोल रहे हैं, विवेक जी आई एम ए बिग फैन ऑफ दिस शो, थैंक यू सो मच सर। आई नो कि यू आर रिटायर्ड फ्रॉम एसबीआई। इनके पास इंडिया बुल के राइट इशू आए थे, 100 शेयर थे एट द रेट ऑफ 252, नाउ चेंज टू समन कैपिटल। आई नो दैट सर। टुडे अंशुल जी गेव कॉल ऑन इट, और इनका जो पुराना लॉस चल रहा है वो है। तो अंशुल जी ने सर जो कॉल दिया था वो टारगेट हिट हो गया, लेकिन अब अंशुल जी प्रॉब्लम ये है कि इनकी जो खरीद है राइट इशू वाली वो 252 की है। आपने कॉल दिया 130-32 के आसपास, जो मुझे भी याद है, और अब वो 150 आकर आपका तो टारगेट हिट हो गया। सर इनका टारगेट हिट करने के लिए अब इनको कैसे करें, मतलब ये अपना लॉस कैसे खत्म करें? सर या तो 130 के पास एवरेज करते हिसाब से कि 164 रुपए का रेजिस्टेंस है, वहां आते आते आप ब्रेक इवन में निकल जाते, तो अब 10% बढ़ने के बाद तो लेने का कोई मतलब ही नहीं। अब तो खाली फॉलो थ्रू मूव, जिसके पास स्टॉक पड़ा हुआ है 70-75% बुक करके बाकी 25% 164 के लिए प्ले करें। जब 164 निकल के नया ब्रेकआउट बनाएगा तब दोबारा बाई देंगे, तब शायद और ऊपर तक के टारगेट आएगा, लेकिन वो क्या करेगा ये वहां पहुंच के पता चलेगा। क्योंकि रीडिंग चार्ट इज नॉट लाइक राइटिंग अ मूवी स्टोरी की आप क्लाइमैक्स अभी से ध्यान में रखते हुए स्टोरी लिख रहे हैं। 164 पहुंच के क्या करता है इस पर डिपेंड करेगा कि वो आगे 180 और 200 जा रहा है या वहां पर रिजेक्ट करके वापस नीचे आ रहा है। बट ये जो मूव स्टार्ट हुई है 164 रुपए तक जा सकती है। हालांकि अब आपके करने के लिए कुछ नहीं बचा है, 130-32 के आसपास आपको एक्यूमुलेट करना चाहिए था, जो अपॉर्चुनिटी आप मिस कर चुके हैं। अब अगली अपॉर्चुनिटी 164 के पास कंसोलिडेशन पे बनेगी। ठीक है।
अगला सवाल हमें मिला है साईं प्रवीण जी का, बोल रहे हैं कि वेलकम बैक विवेक सर, बीपीसीएल 325 का है, प्लीज गाइड करें। थैंक यू साईं प्रवीण जी। कुछ ठीक है, परिस्थितियां ऐसी हैं जो कि वेलकम भी पूरी तरह से, मतलब वेलकम बैक वाला वेलकम बैक में नहीं कर पा रहा हूँ अभी। थोड़ा सा है, शायद परिवार में किसी की तबीयत ज्यादा ठीक नहीं है, इसकी वजह से मैं थोड़ा सा अभी नहीं पिछले वीक आ सका। लेकिन बीपीसीएल पर मैं सवाल है इनका 325 रुपए पर। अंशुल जी क्या करना है? सर बीपीसीएल में वीकली चार्ट पे कब कंप्लीट हुआ है, हैंडल कंप्लीट करने ऊपर आ रहा है, तो अगेन वही स्टांस में अपना रिपीट करूंगा कि 500 से 600 रुपए मेरा टारगेट है। ऑल टाइम हाई का था जो ऑलमोस्ट हो गया है। अब यहाँ से एक्सटेंशन वाले टारगेट 500 से 600 रुपए के हैं, तो वहां तक मेरे को आते हुए दिख रहा है। अगेन बीपीसीएल, एचपीसीएल, आईओसी 3 साल अगर आप रख के छोड़ देते हैं, जिसमें से 6-8 महीना निकल ही चुका है, अगर यहाँ से और मतलब जो 6-8 महीने पहले व्यू स्टार्ट किया था उनमें 3 साल का, उसमें से 6 महीना निकला है, 2.5 साल अभी बचा है। ये पूरा अगर आप साइकिल कंप्लीट कर लेते हैं तो आपको यहाँ से मतलब जहाँ से हमने स्टार्ट किया था वहाँ से कैपिटल एप्रिसिएशन 150 से 200%, और तीनों साल डिविडेंड में आपको एफडी का पैसा मिल जाएगा। तो इन स्टॉक्स में टारगेट लगाने की जगह केवल 2-3 साल का समय दीजिए। और जो फ्राइडे सैटरडे न्यूज आई है कि अंडमान में जो गैस का भंडार मिला है, उस हिसाब से अगर और 1-2-3-4 मिल जाते हैं और इंडिया की गैस या जो एनर्जी रिक्वायरमेंट्स है वो कुछ हद तक डोमेस्टिकली अगर 10-15% भी, आप 20% भी पूरी करने लग जाते हो, जो करंट लेवल है वहां से अगर बहुत छोटा सा है जो हम डोमेस्टिकली पूरा करते हैं, अगर वो भी डबल होता है तो आप ओवरऑल इम्पैक्ट देखेंगे तो बहुत अच्छा पड़ेगा। तो उस हिसाब से 2-3 साल इसको प्ले आउट होने देना चाहिए बिना टारगेट लगाए। ठीक है, डन। अगला सवाल हमें मिला है रिनी जी का। इनके सवाल 2-3 हैं, लेकिन मैं मैडम एक ही ले पाऊंगा। इरिडा, इरिडा में क्या करना है अंशुल जी? देखिए ट्रेडिंग के लिए तो है नहीं काउंटर, इन्वेस्टिंग के लिए 140-120 की रेंज में आप थोड़ा सा एक्यूमुलेट करके रखते जाइए। और जब भी चलेगा तो 196, 250 दो टारगेट मिलेंगे। 196 पहला रहेगा, 234 दूसरा रहेगा, और उसके बाद ऑल टाइम हाई का टारगेट रहेगा। दैट बीइंग सेड, आगे मैं पिछली बार भी रिपीट किया था कि ये जब तक अपना कंसोलिडेशन पूरा मतलब कंसोलिडेशन में ही रहेगा, तब तक जेएसडब्ल्यू इंफ्रा अपना टारगेट कर लेगा, जो उसने ऑलमोस्ट कर ही लिया है। और नेक्स्ट लेग में भी मेरे को लगता है कि जब तक ये कंसोलिडेशन बेस पूरा अपना कंप्लीट करेगा, क्योंकि कॉर्पोरेट गवर्नेंस के जो दाग लगते हैं बहुत जल्दी से नहीं छूटते हैं, तो वो जब तक पूरी तरीके से हजम नहीं कर लेता मार्केट, तब तक स्टॉक को मतलब री रेटिंग वाला वो नहीं मिलेगा। तब तक जेएसडब्ल्यू इंफ्रा शायद 700 रुपये पहुंच चुका रहेगा। तो अगेन बीइंग एन इन्वेस्टर भी मैं वहां पैसा लगाना ज्यादा पसंद करूंगा जहां ज्यादा तेजी है। तो ये एडा में मैं बेरिश नहीं हूँ, बट मेरे को सामने ज्यादा तेजी जेएसडब्ल्यू इंफ्रा में दिखती है, तो आई वुड एनी डे प्रेफर दैट काउंटर। ठीक है। अगला सवाल हमें मिला है मोहम्मद रफी जी का। माफ कीजिएगा, पहले मनमोहन जी का सवाल ले लेता हूँ। सर जेएसडब्ल्यू इंफ्रा पर मनमोहन जी में हम डिस्कस कर चुके हैं। मैं आपका अगला सवाल ले रहा हूँ। एसएसडब्ल्यूएल, स्टील स्ट्रिप्स व्हील, इनके पास 1,000 शेयर है अंशु जी, 236 रुपए के भाव के। और इस पर आपका व्यू? तो फिलहाल तो कंसोलिडेशन मोड में है ऑन द वीकली चार्ट, और ये पूरा अपना जो करेक्शन था जो कि सितंबर 2023 से चालू किया है, ऐसा लग रहा है कि ऑलमोस्ट कंप्लीट करने आ रहा है। तो एक बार 273 तक जा सकता है। 273 के आसपास मैं रिव्यू करूंगा। फिलहाल 273 जा सकता है, वहां पे मैं रिव्यू करूंगा कि पैटर्न कंप्लीट होके ब्रेकआउट दे रहा है या पैटर्न फेल हो रहा है। तो फिलहाल 270, 273 आ सकता है, वहां पे आपको दोबारा सवाल पूछना चाहिए। ठीक है। बिट्टू कुमार जी पूछ रहे हैं सर पीसीजे जे यहाँ पर क्या व्यू रहेगा, और सर्वेश्वर फूड पर क्या व्यू रहेगा? तो पीसीजे में अभी करेक्टिव ट्रेंड में है। अभी मैं स्टॉक पे मैं बुलिश हूँ, लेकिन करेक्टिव ट्रेंड में है। जब तक ये करेक्टिव ट्रेंड कंप्लीट नहीं होता है, तब तक मैं इस स्टॉक में कोई भी किसी भी तरह का लॉन्ग प्ले करने के मूड में नहीं हूँ। प्रीवियस स्विंग हाई अक्टूबर 2022 का 1054 था, जो इसने एक बार रिटेस्ट किया था फरवरी 25 में, शायद दोबारा रिटेस्ट करने आ सकता है। बट ओवरऑल जब तक इस लेवल के ऊपर है, आई वुड बिलीव कि ये स्टॉक मतलब ऊपर की ही तरफ रहेगा। दूसरा सर्वेश्वर फूड स्टॉक में अगेन वही थोड़ा सा जो राइट्स इशू आया था उसको एब्जॉर्ब करने की कोशिश कर रहा है। जो 19 सितंबर को गैप डाउन खुला था उसका लो प्रोटेक्टेड है और लो वॉल्यूम करेक्शन है, तो प्रोबेबली यहाँ से आप कुछ समय होल्ड कर सकते हैं।
ऑन द बाउंस बैक ₹7.10 ₹7.20 तक आएगा। उस जोन से अगर ब्रेकआउट ले लेता है तो वापस से अपना जो ₹12 तक की जर्नी है इसको वापस कंटिन्यू कर लेगा ये। ठीक है। और सवाल है यहाँ पर एक टाटा टेक पर। अंशुल जी आप आते तो टाटा टेक पर भी जरूर सवाल आ जाता है, क्योंकि काफी सारे दर्शक पूछे तो मैं एक ही बार में ले लेता हूँ। टाटा टेक पर अभी क्या व्यू रहेगा? अच्छा खासा चल रहा था सर मैं अंशुल जी, अपनी 720 के पार हो गया था, अभी ये 674 की रेंज पर आ गया। क्या करना है इस पर? सर मैं अपनी पूरी पोजीशन होल्ड करके बैठा हूँ, और ऊपर में जब ये गैप डाउन खुला था 22 सितंबर के आसपास, आई वाज मतलब थोड़ा सा नीचे प्रॉफिट बुकिंग आती हुई दिख रही थी, तो कॉल राइटिंग, और जब नीचे से वापस चलने लगता है तो पुट राइटिंग, इस टाइप की चीजें करते हुए मैं अपनी एवरेज कॉस्टिंग नीचे लाते जाता हूँ। और वर्चुअली मेरे को ये चाहिए कि मेरा स्टॉक फ्री हो जाए, कॉल पुट राइटिंग करते करते, एडजस्ट करते करते मेरा स्टॉक फ्री हो जाए, ताकि जब ₹1000 पहुंचे तो पूरा ₹1000 मेरे को मिले। तो मेरा पूरा स्टॉक एज इट इज, जो डिलीवरी बाई की है एज इट इज होल्ड है। मैं एक भी शेयर अभी इसमें से काटा नहीं हूँ, बल्कि ऑन द डिप्स मैंने ऐड किए थे जब गैप फिल हुआ था। नीचे मैं एग्जैक्टली बता रहा हूँ 1 सितंबर के आसपास। तो मेरी पूरी पोजीशन होल्ड है, और चूंकि मेरी पोजीशन होल्ड है तो इस पे बाई सेल स्टॉप लॉस टारगेट का नहीं रहेगा। रेजिस्टेंस 745 का है, उसके आसपास मैं अपने नीचे वाली पोजीशन डिसाइड करूंगा कि क्या करना है। ठीक है। एक हमारे दर्शक हैं अजीत मिश्रा जी, ये पूछे हैं वेल्सपन लिविंग 128 रुपए की बाइंग है। अंशुल जी टेक्सटाइल की टॉवल बनाने की वर्ल्ड की नंबर 1 कंपनी, लेकिन इस समय ट्रबल में है। वो इसलिए क्योंकि अमेरिका में इनका बड़ा एक्सपोर्ट है। अभी क्या करें सर? सर अगेन मैं इस सेक्टर में वेल्सपन पे भी बुलिश हूँ, क्योंकि इवेंचुअली ये सब निपटेगा। आप बहुत ज्यादा इन्फ्लेशन इंपोर्ट करके अपनी डोमेस्टिक जनता को खुश नहीं रख पाएंगे। अगर मेरी जेब से पैसा ज्यादा लग रहा है और आप मेरे लिए नई कमाई के कोई साधन नहीं खोल रहे हैं, तब तो फिर जाहिर है कि नाराजगी खुल के सड़कों पे दिखने लगेगी। तो ये अब बहुत लंबा नहीं चलने वाला, और 2-3 महीना खिंच जाए अलग बात है, बाकी ये बहुत लंबा नहीं चलने वाला। इवेंचुअली ये सब चीजें रिवर्स होंगी, और ट्रेड डील अगर हो जाती है तो थोड़ा जल्दी हो जाएंगी, नहीं होगा तो फिर पब्लिक के प्रेशर में होंगी, बट होना रिवर्स है। तो वेल्सपन लिविंग पे मैं बुलिश हूँ। बाइंग की कहीं अपॉर्चुनिटी बनेगी तब हम देंगे, और बाइंग की अपॉर्चुनिटी मोस्ट लाइकली 131 के ऊपर बनेगी। एक बार स्टॉक को होल्ड करना चाहिए, बट फिर भी इस सेक्टर में मैं ट्राइडेंट पे थोड़ा सा ज्यादा वो करूंगा। आई एम मोर बुलिश ऑन ट्राइडेंट। ट्राइडेंट पे छोटा शेयर है, और एक बार ट्राइडेंट पे चर्चा कर लेते हैं। अंशुल जी कितना टारगेट्स वगैरह रहेंगे इस पर? सर मैं तब बाई करना स्टार्ट करूंगा जब ये ₹30 के ऊपर चलना स्टार्ट करेगा, तब मैं ₹33 तक के लिए बाई करूंगा। और ₹33 निकलने के बाद फिर स्टॉक में लंबी तेजी ₹50 तक की बनेगी। तो मैं इस पे 2-3 साल के प्रोस्पेक्टिव से बुलिश हूँ, लेकिन ₹30 के ऊपर ही मैं बाइंग करना स्टार्ट करूंगा। ठीक है। सुमित धारा जी का सवाल है, रेफेक्स इनका बाइंग प्राइस है 518 और 500 शेयर है, 6 महीने का व्यू है। अंशुल भाई इसमें ना जो एक एंजल इन्वेस्टर का था या प्रमोटर का था, एक लॉक इन खुला था, जो कि आई थिंक 570 या 470 के आसपास था। और उसके बाद जैसे ही लॉक इन खुला, यानी कि इस काउंटर पर एक बड़ी सेलिंग आई और ये काउंटर नीचे आ गया। लेकिन इनकी प्रॉब्लम ये है कि इनका तो बाइंग प्राइस बहुत ऊपर है 510 का। अभी क्या करें इस पर? सर फिलहाल तो दो इंस्टीट्यूशन बाइंग कैंडल देखी है पिछले ट्यूसडे 23 सितंबर को, जिसमें बाइंग परसेंटेज है 5,735%, 17 मिलियन का। और फॉलो थ्रू 24 सितंबर को आया है, उस दिन भी लगभग कम से कम 500-800% तो वॉल्यूम राइज होगा, क्योंकि बाजू वाला ज्यादा बड़ा है इसलिए इसमें परसेंटेज नहीं आ रहा है, बट हाँ 500-800% तो कम से कम बाइंग राइज होगा। 4.9 मिलियन का वॉल्यूम था 742 के अगेंस्ट, तो हाँ लगभग 600-700% तो है ही। और उसके बाद 3 दिन से लो वॉल्यूम पुल बैक है। तो जब तक पिछले ट्यूसडे का लो 343 क्लोजिंग बेसिस पे नहीं टूटता है, क्लोजिंग बेसिस इसलिए क्योंकि इनका मार्केट कैप है 4,700 करोड़। तो जब तक क्लोजिंग बेसिस पे ये लो नहीं टूटता है विच इज 343, तब तक मैं स्टॉक पे मान के चल रहा हूँ कि थोड़ा लंबा एक बाउंस बैक 447 तक का आ सकता है। बट 510 आपका टारगेट थोड़ा सा मेरे को दूर दिख रहा है। तो एक बार यहाँ से जैसे ही किसी भी दिन रिवर्सल बने 380 के ऊपर, तो थोड़ा सा एवरेज करके चलिए। ऊपर में 447 अराउंड टारगेट लेवल जब आएंगे तो वहां पे प्रॉफिट बुक करके निकलने की कोशिश कीजिए। 510 थोड़ा सा एम्बिशियस टारगेट है,
एग्जैक्ट लेवल मैं आपको बता दे रहा हूँ, 453.8 ये लेवल आ सकता है। अगला सवाल हमें मिला है यहाँ पर इनका जो अगला सवाल है सर वो भी मैं ले रहा हूँ क्योंकि टाटा इलेक्साइड ये भी इनकी बड़ी लंबी खरीद है, बहुत ऊंचे प्राइस की 7869 7800 ऑलमोस्ट 7900 की आप मान सकते हैं सर, 5300 रुपये चल रहा है, नुकसान काफी है, 1 साल से है। एग्जिट करना है कितने प्राइस पर करें या एवरेज करना है तो किस प्राइस पर करें? तो देखिए टाटा एलेक्साई मेरे ख्याल से डाउन साइड तो ऑलमोस्ट मेरे को डन ही दिख रही है, मेरे को अब यहाँ पे बहुत ज्यादा कोई नीचे आते हुए नहीं दिख रहा है, लेकिन अपसाइड भी नहीं दिख रही है। अपसाइड तब बनेगी जब ये 5610 के ऊपर टिकना स्टार्ट करेगा, जिसमें अभी थोड़ा सा समय दिख रहा है। तो अगर लॉस बुक कर रहे हैं, मतलब थोड़ा सा पहले ही अगर बुक करके जेएसडब्ल्यू इंफ्रा या अदानी पावर ले लिए होते तो अभी तक लॉस कवर हो गया होता। अगर यहाँ पे कर भी रहे हैं तो बेटर है कि आप टाटा टेक में कन्वर्ट कर लें, ये जितना चलेगा उससे ज्यादा टाटा टेक आपको चल के पैसा दे देगा। तो इफ यू आर ट्राइंग टू कन्वर्ट, बेटर कन्वर्ट टू टाटा टेक, या फिर कुछ नया उतना हाई कन्विक्शन शेयर आने दीजिए तब देखेंगे। बट फिलहाल के लिए एक बार टाटा टेक में कन्वर्ट कर लेना ज्यादा अच्छा आइडिया होगा। ठीक है। एक हमारे दर्शक हैं अंश, इनका सवाल है सर क्रॉस पर 228 के लिए हुए हैं, इसमें क्या करें? ये 201 आ गया अंशु जी। क्रॉस में सर 211 रुपए के नीचे जैसे ही क्लोजिंग किया था, ब्रेकआउट फेल हो गया था, और लॉन्ग लिक्विडेशन का जो टारगेट खुला है वो खुला है 187 का। तो फिलहाल 187 आते हुए दिख रहा है, 211 के नीचे क्लोज नहीं करना चाहिए था, जो इसने कर दिया है। ठीक है सर, अगला सवाल हमें मिला है स्टील एक्सचेंज पर। स्टील एक्सचेंज इस पर आपकी राय अंशु जी? स्टील एक्सचेंज थोड़ा समय ज्यादा ले रहा है सर, मेरा टारगेट नहीं चेंज हुआ है, बट हाँ थोड़ा समय अवधि लंबी करनी पड़ेगी। बिफोर दो 8 सितंबर वाले वीक में वापस इंस्टीट्यूशन बाइंग थी, और थर्ड वीक है जहाँ पे कंसोलिडेशन चल रहा है, तो मोस्ट लाइकली और 2-3 हफ्ते काट सकता है, उसके बाद चलेगा। व्यू में कोई चेंज नहीं है, हाँ एक ही चेंज है कि टाइम जो लग रहा था कि बहुत जल्दी से करेगा, उतना जल्दी नहीं किया है, बट इवेंचुअली इसके टारगेट जो वीकली स्विंग हाई है बड़े वॉल्यूम वाला 14.76, ये पहला टारगेट होना चाहिए। जी, शंकर सिंह जी बोल रहे हैं विवेक और अंशु जी कहाँ प्रणाम, आप कहाँ चले गए थे विवेक भाई? परिवार ठीक है आपका सर जी? शंकर जी थोड़ी सी दिक्कतें हैं, देखिए ठीक है, क्या ही बोल सकते हैं, माता पिता होते हैं उनकी थोड़ा तबीयत का ध्यान रखना पड़ता है, और एक एज पर थोड़ा सा परेशानियां होती हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपकी दुआओं के लिए। गोकुल एक्सपोर्ट सर, इनका गोकुल दास एक्सपोर्ट इन्होंने 850 रुपए के लिए हुए हैं, इसमें क्या उम्मीद करें? देखिए गोकुलदास एक्सपोर्ट में थोड़ा सा डाउन साइड दिख रहा है, लास्ट वीक की कैंडल थोड़ी खराब है। अगर फॉलो थ्रू मूव मिलता है 700 के नीचे तो फिर और डाउन साइड खुलती हुई दिखेगी 660 रुपए और एंड बिलो। मेरे को स्टॉक नहीं अच्छा लग रहा है, क्योंकि अगर गलती से भी इस काउंटर ने फिलहाल जो पैटर्न इन दी मेकिंग है, अगर ये पैटर्न सक्सेसफुल हुआ और 680 के नीचे क्लोजिंग आई, लंबी डाउन साइड खुल जाएगी 400 रुपए तक की। 680 670 ये रेंज, इसको 686 प्रिसाइज लेवल है। 10-15 रुपए ऊपर नीचे का बफर दे लीजिए तो 670 राउंड फिगर पकड़ लीजिए। 670 के नीचे तो स्टॉक में कतई लॉन्ग नहीं रहना, उसके बाद तो काफी तेजी से डाउन साइड ओपन अप हो जाएगी स्टॉक में। ठीक है। एक हमारे दर्शक हैं मुकेश कुमार जी, इन्होंने सुपर चैट पर सवाल भेजा है सर, ग्लोटिस फैबटेक और ओम फ्रेट फॉरवर्डर्स टिन आईपीओ आज खुल रहे हैं, इस पर क्या राय रहेगी? अंशुल भाई, अगर आप किसी आईपीओ को आपकी कंपनी देख रही हो तो अगर आपके पास कोई राय हो दे दीजिए, क्योंकि आई नो कि अभी तो आईपीओ आ रहे, चार्ट तो आपके पास होगा नहीं। सर लिस्टिंग गेन के लिए हमने सब्सक्राइब की सलाह दी है, लिस्टिंग गेन मिलता है तो अपना पहले एक बार लेके बाहर होइए, फिर आईपीओ बेस बनने का वेट करेंगे। और अगर इस बीच में कोई ऐसी एडिशनल इन्फॉर्मेशन आती है जहाँ हमको व्यू चेंज करना पड़ा, तो फिर हम उसको फैक्टर इन करेंगे अराउंड लिस्टिंग टाइम। बट फिलहाल के लिए एटलीस्ट लिस्टिंग गेन के लिए तो सब्सक्राइब करना ही चाहिए। और इतने सारे आईपीओ आ रहे हैं, कुछ आपको मिलेंगे कुछ आपको नहीं मिलेंगे। और देखिए 15,000 रुपए में, जैसे आज ही एक आईपीओ 8% नीचे लिस्ट हुआ है, 15,000 की वो थी आपकी एप्लीकेशन,
एक 13% ऊपर लिस्ट हुआ, एक 8% नीचे लिस्ट हुआ, तो ज्यादा से ज्यादा आपका 10-15%, 12% तक का एक रिस्क है। 1500, 1700, 1800 रुपए, तो इतनी रिस्क तो आपको बाजार में लेनी ही पड़ेगी, क्योंकि 10 में से अगर 5 मिले, 5 में से एक दो नीचे लिस्ट हुआ और एक भी ऐसा स्टॉक है जो 30-40% ऊपर लिस्ट हुआ, तो आपके दसों भरने का जो वो है, पूरा मतलब सारे पाप धुल के एक ही निकाल देगा। तो इसलिए इतने आईपीओ आ रहे हैं कि कम से कम जिसमें एकदम ही पूरा 100% ओएफएस है, उसमें तो अलग बात है। बाकी अगर थोड़ा सा 19-20 भी आ रहा है तो एक बार लिस्टिंग इन के लिए तो एटलीस्ट सब्सक्राइब करना ही चाहिए। ठीक है। कमल सेठी जी का सवाल है, इंडियन होटल और कल्याण ज्वेलर यहाँ से एंटर कर सकते हैं क्या? अंशु भाई, कल्याण ज्वेलर ये काफी पिटाई खा रहा है शेयर। 520-25 पर इस पर जब खबर आई थी लास्ट टू लास्ट वीक की, जब यूएस से डील होने की बातचीत शुरू हो गई थी, एग्रेसिव साइड पर आ गया था, तो ज्वेलरी शेयरों में थोड़ा दम भरना शुरू किया था। लेकिन जैसे ही वो दम निकला, इसका दम ज्यादा ही निकल गया, और जबकि इसका तो एक ही शोरूम है केवल अमेरिका में। क्या करें सर इस पर? सर देखिए, 630 रुपए पे जब बाइंग क्लाइमेक्स करके तोड़ा था, तब से मेरा टारगेट 330 रुपए 10 पैसे का है, और पुल बैक में भी 630 भी नहीं पहुंच पाया था, बल्कि उसके थोड़ा पहले ही हाई बन गया था इसका 615, 617 के आसपास। लोअर हाई बना के नीचे आ रहा है, तो 330.1, 334 इस जोन में मेरे को आते हुए दिख रहा है। ठीक है। हर्षित चौहान जी हैं, पहले तो गुड मॉर्निंग हर्षित जी, और इनका सवाल है सर ट्रेंड पर। ये पूछ रहे हैं ट्रेंड और मैरिको कहाँ तक गिरेंगे, लॉन्ग टर्म के लिए फ्रेश एंट्री बनती है क्या? ट्रेंड ट्रेंड लॉन्ग टर्म के लिए बचे नहीं है। 7,277 पे ट्रेंड पे जब बाइंग क्लाइमेक्स हुआ था, वहां से हम 4,196 की बात करें, बीच में पुल बैक भी आया था 6270 तक, तब भी हम क्लियर थे कि बेच के चलिए, बाइंग क्लाइमेक्स हुआ है 4196 तक आ सकता है, तो कंफर्टेबली उसकी तरफ चल रहा है। मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आप लोग प्लीज बाइंग क्लाइमेक्स को बहुत ध्यान से, जितना डेटा अवेलेबल है गूगल पे या इस पे यूट्यूब पे, थोड़ा ध्यान से पढ़िए, क्योंकि अगर आप बाइंग क्लाइमेक्स को इग्नोर कर रहे हैं तो आप कुछ नहीं, केवल हर डिप पे बाई करके इंस्टीट्यूशन को एग्जिट दे रहे हैं कि भाई मैं महंगे में खरीदने तैयार हूँ, तुम अपना माल मेरे मेरे गले पहना के निकल जाओ। तो एक बार बाइंग क्लाइमेक्स को थोड़ा ध्यान से पढ़ लीजिए, और एटलीस्ट अगर मैं कह रहा हूँ बाइंग क्लाइमेक्स बना है, तो कम से कम फ्रेश बाइंग करना तो बंद कीजिए, उस स्टॉक को ध्यान से नोट कर लीजिए, बाइंग क्लाइमेक्स की लिस्ट बना लीजिए, कम से कम इसमें बाइंग तो नहीं करनी, सेलिंग करें ना करें, जो है पड़ा है, अगर वो बिल्कुल प्यार मोहब्बत उससे कर लिए हैं, उसको बिल्कुल घर में रखना है, सीने से लगा के रखे रहिए। कम से कम नया पैसा तो मत डालिए कि पुराने खराब पैसे के अगेंस्ट और खराब पैसा डाल देना, मतलब पैसा खराब करना। तो बाइंग क्लाइमेक्स हुई है 4196 बेयर मिनिमम टारगेट है। उसके बाद भी मेरे को नहीं पता कि ये बाउंस बैक करेगा या उसको तोड़ के और नीचे जाएगा। मैं स्टॉक पे 7,277 से बेरिश हूँ, 4196 आते हुए दिख रहा है। और मेरे को याद है, इंडिया पाकिस्तान वॉर नहीं होता तो फिर डिफेंस काउंटर्स में नए हाई नहीं बनते। मेरी किस्मत खराब कह लीजिए या आपकी किस्मत अच्छी कह लीजिए कि अचानक वो वॉर हो गया, रेलवे नहीं उठा, डिफेंस उठ गया, मौका मिला था निकलने का, नहीं मिला है, तो फिर वही हाल हुआ जो पहले हुआ था। उसके बाद ये ट्रेंट हो गया, कल्याण ज्वेलर्स हो गया, वरुण ब्रिवरेज हो गया, इन सब में बाइंग क्लाइमेक्स है। तो इन सब स्टॉक से दूर रहना सीखिए, बाइंग क्लाइमेक्स इसमें होता है एकदम दूर रखिए। इसलिए मैं बार बार बोलता हूँ, एचईजी के चार्ट को निकाल के सामने अपनी डेस्क पे लगा के रखिए, ताकि आपको याद रहे कि बाइंग क्लाइमेक्स शब्द सुनते ही से आपका S-400 तुरंत एक्टिव हो जाना चाहिए, कि अब जहां से ड्रोन आने वाली है दुश्मनों की, आपको उसको न्यूट्रलाइज करना है। तो ये बाइंग क्लाइमेक्स वाले काउंटर से दूर रहना है। 4196 इमीडिएट टारगेट है ट्रेंड पे। ये अंशु जी, आपने बोला कि गूगल पर मिल जाता है कि ब्लाइंग बाइंग क्लाइमेक्स किस काउंटर पर हुआ है। गूगल पर नहीं सिंपली नहीं मिल जाता है बस टाइप करके, या कोई नहीं नहीं सर, पर्टिकुलर मैं ये बोल रहा हूँ, है आपके पास? नहीं नहीं, मैं ये बोल रहा हूँ गूगल पे डेटा मिलेगा आपको, मतलब वो आर्टिकल्स मिलेंगे कि बाइंग क्लाइमेक्स क्या होता है, उसके कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है, कॉन्सेप्ट पढ़ने बोल रहा हूँ। बाइंग जब कॉन्सेप्ट आप पढ़ लेंगे तो चार्ट पे तो आपको क्लियरली दिख ही जाएगा। डाउ थियरी पढ़ेंगे तो पहला लोअर लो जैसे ही बने, वो पहला ही स्ट्रक्चर होता है। डाउ थियरी के हिसाब से देखेंगे तो लोअर लो का स्ट्रक्चर जैसे ही फॉर्मेशन स्टार्ट हुआ, यानी स्टॉक में अप ट्रेंड कंप्लीट हो गया, एक करेक्टिव ट्रेंड या डाउन ट्रेंड स्टार्ट हो गया, तो आप उससे भी पकड़ सकते हैं। बाइंग क्लाइमेक्स में वर्टिकल लास्ट में अपमूव आती है बड़े वॉल्यूम के साथ, वहां से पकड़ सकते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स अलग होती हैं। अब जैसे कोहली ने 50 सेंचुरी बनाई है, तो सेंचुरी तो 50 लगी है, यानी बाइंग क्लाइमेक्स तो 50 हुए हैं, लेकिन किसी में सिंगल डबल ज्यादा है, किसी में चौके छक्के ज्यादा हैं, किसी में
बिल्कुल चौके छक्के नहीं है, तो इट कैन डिफरेंट शेप साइज फ्लेवर अलग हो सकता है, बट इन दी एंड सेंचुरी तो सेंचुरी है। तो इसी तरह बाइंग क्लाइमेक्स तो बाइंग क्लाइमेक्स है। स्ट्रक्चर कुछ कुछ सबका अलग होगा, कॉपी बुक सबका सेम नहीं होगा, लेकिन एचईजी को अगर आप पढ़ लेंगे ढंग से तो आपको एटलीस्ट ये तो दिमाग में रहेगा कि बाइंग क्लाइमेक्स होने के बाद क्या होता है, होने के समय क्या होता है। थोड़ा 19-20 होगा, बट एक आइडिया तो रहेगा कि क्या होता है। ठीक है। ममता जी पूछ रही हैं सर, पहले तो जय हिंद मैम। और बाय ये पूछ रही हैं कि क्या ये एक्सिस बैंक को बाय कर सकती हैं, और अगर कर सकती हैं तो क्या टारगेट और स्टॉप लॉसेस रहेंगे? देखिए, एक्सिस बैंक को आप बाई करके चल सकते हैं, लेकिन 1151 ये वापस से होल्ड नहीं कर पाया, ऊपर जाके नीचे आया है। आज ही के सेशन में वापस तोड़ रहा है, तो इवेंचुअली 1151 के ऊपर आके सस्टेन करेगा, ऑल टाइम हाई भी बनाएगा। बट मैं इंडिविजुअल पिक्स में पिछले 4 हफ्ते से कहते आ रहा हूँ कि मैं इंडिविजुअल पिक्स बैंकिंग काउंटर में ढूंढने की जगह मैं बेटर ऑफ बैंक 20 लेने में हूँ। वहां पे मेरे को ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी भी मिल जाएगी, और ना एक्सिस बैंक चले, आईसीआईसीआई चल जाए या एचडीएफसी चल जाए या इंडसइंड एकदम मरा पड़ा है, वो उठ के चलने लगे डेड मैन वॉकिंग टाइप में, तो कोई भी चले, बैंक 20 तो चल ही जाएगा। तो आई एम बेटर बाइंग बैंक 20 देन इंडिविजुअल पिक्स, क्योंकि चार्ट्स एकदम क्लियर किसी के भी नहीं है। जो एक 1.5 साल पहले एकदम दहाड़ के हम बोल रहे थे कि आप एचडीएफसी ले लो, आईसीआईसीआई बैंक ले लो, वो दहाड़ अब निकल नहीं रही है, वो बैंक 20 में निकल रही है, क्योंकि थोड़ा थोड़ा करके भी सब चल गए। तो वेटेज के लिहाज से थोड़े थोड़े मिला के बैंक 20 को सब निकाल ले जाएंगे, तो मैं इंडिविजुअल पिक की जगह बैंक 20 अभी भी प्रेफर करूंगा। ठीक है। तो इंडिविजुअल स्टॉक की जगह बैंकिंग में अंशुल जी को लगता है कि बैंक 20 ज्यादा बेटर है। नागू थैंगोंग, ओहो, इनका नाम वैसे किशन है, बड़ा यूनिक सा इन्होंने अपना आईडी बनाया है। मणिपुर से हैं, वेरी नाइस। कहाँ कहाँ से सवाल पूछे हैं अंशुल जी? व्हील्स इंडिया सर, सुपर चैट पर क्वेश्चन आया, 914 रुपए का इन्होंने लिए हुए हैं, एक महीने का व्यू जानना चाहते हैं आपसे कि क्या व्यू रहेगा। तो स्टॉक का नाम नहीं सुन पाया। व्हील्स, व्हील्स। सर व्हील्स में कर्नेल पैटर्न जरूर बना हुआ है, लेकिन बहुत लूजली बिल्ड स्ट्रक्चर है, मेरे को स्ट्रक्चर नहीं पसंद है। और वो भी गिरने के बाद बाइंग क्लाइमेक्स इसने किया था 2018 में। एक एचईजी के बाद आप व्हील्स का भी चार्ट लगा सकते हैं, 2018 में बाइंग क्लाइमेक्स किया था 917 पे। हाई तो इसका करीब करीब बना था, एग्जैक्टली अगर देखूं 1250 पे, लेकिन 917 पे बाइंग क्लाइमेक्स कंफर्म करके नीचे 285 तक आया था। उसके बाद से वही 917 के आसपास आके अटक रहा है। कपनैनल का ब्रेकआउट भी वही है। अब चूंकि 7 साल हो चुके हैं, 7-8 साल निकल चुके हैं, तो प्रोबेबली एक बार अगर 920 930 का ब्रेकआउट देता है तो फिर वापस से स्टॉक में अपमूव आएगी, लेकिन जब तक वो नहीं निकल रहा है तब तक मैं स्टॉक को अवॉइड करके चलूंगा। ठीक है। एक हमारे दर्शक हैं एजाज अहमद साहब, ये रिलायंस पावर पर पूछ रहे हैं सर, 100% स्टेक सेल किया, रिलायंस पावर ने 100% स्टेक सेल किया, अरे सर कहाँ क्या पढ़ लिया, इस शेयर में क्या करें? सर मेरे को अंशुल तो भाई, वैसे इस भी, काउंटर पर आपकी राय? तो मेरी राय हमेशा की तरह एक ही चीज है कि अच्छी जगह पैसा लगाइए, जहां पैसा रिटर्न ऑफ कैपिटल इज मोर इम्पोर्टेंट देन रिटर्न ऑन कैपिटल। मतलब यहाँ पे मैं देखता हूँ लोग ब्याज पे पैसा चढ़ा के खुश रहते हैं कि हर महीने ब्याज तो आ रहा है, 6 महीने ब्याज आता है, उसके बाद ना ब्याज आता है ना मूलधन वापस आता है। सो रिटर्न ऑफ कैपिटल इज मोर इम्पोर्टेंट देन रिटर्न ऑन कैपिटल। तो यहाँ पे रिटर्न ऑफ कैपिटल हमेशा खतरे में रहता है। जब क्लाइमेटिक मूव आई थी उसके बाद से भी आई वॉज वेरी क्लियर कि मेरे को ब्रेकआउट भी बाई नहीं करना है 53 का। क्लाइमेटिक मूव के बाद सेलिंग, खैर एफ&ओ में नहीं है तो सेलिंग की अपॉर्चुनिटी भी नहीं थी। अभी फिलहाल बेरिश फ्लैग बना था लास्ट वीक जिसका ब्रेकडाउन आया था। मेरे को नहीं पता कि इसमें फॉलो थ्रू मूव आएगी कि नहीं, आनी है तो 43 के नीचे आएगी, तब ये स्टॉक वापस से 33 तक आ सकता है। फेल भी किया अगर इस पूरे बेरिश पैटर्न को तो 49 के ऊपर फेल होगा, जिस केस में 57 तक जा सकता है। कुछ भी करे मेरे को नहीं इसमें कुछ करना है, मैं स्टॉक से दूर रहना पसंद करूंगा। ठीक है। संदीप सिंह जी हमारे प्राइम मेंबर हैं, इनका सवाल है सर, बीईएल भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, इसको ले सकते हैं क्या मीडियम टर्म के लिए? नहीं, बीईएल का काम खत्म है सर। जब इसमें फ्लैट बेस का ब्रेकआउट 317 के आसपास आया था तब से हमने लॉन्ग रेकमेंड किया था। 435 का हाई बना था, 405 पे हमने ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हमारा हिट हुआ था, तब से हम एग्जिट करके प्रॉफिट बुक करके बाहर हैं। नए बेस बनने का वेट कर रहे हैं, जो कि अगले 4-6 महीने लगा सकता है बनाने में। ठीक है।
अनुभा जी पूछ रहे हैं FCL, इन्होंने 258 रुपए के लिए हुए हैं 500 शेयर, अभी 251-52 चल रहा है। अंशुल भाई इसमें क्या करें? FCL, FCL सर हमको अच्छा लगता है काउंटर। लॉन्ग टर्म के लिहाज से हमको यहाँ से एटलीस्ट 3 गुना तो होते हुए दिख रहा है, बट लॉन्ग टर्म से मतलब 3 से 5 साल है। बट शॉर्ट टर्म में फिलहाल कोई ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी नहीं है। 270 के ऊपर टिकता है तो फिर ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी बनेगी। तो अपना नजरिया अगर 3 से 5 साल कर लेंगे तो 700 रुपए के रीपर टारगेट मिल सकता है। ठीक है। एक हमारे दर्शक हैं, इनका आईडी तो डेको के नाम से बना हुआ है, लेकिन इनका सवाल है अदानी ग्रीन पर। इन्होंने 1163 रुपए के बाय किए हुए हैं। अंशुल जी अभी क्या करना है इस काउंटर पर? तो सर बैठ के शांति से इंतजार करना है, क्योंकि मेरे पर्सनल पोर्टफोलियो में है, तो बाई सेल स्टॉप लॉस टारगेट की सलाह नहीं दूंगा। मैं अपना पूरा स्टॉक होल्ड करके बैठे हुआ हूँ। हाँ, मैं यहाँ कॉल पुट राइटिंग और इस टाइप की चीजें अपने काउंटर्स में करता रहता हूँ, तो बाई सेल स्टॉप लॉस टारगेट की सलाह तो नहीं रहेगी। ठीक है। प्रियेश बैरागी जी का सवाल है, PNC इंफ्रा 300 रुपए के बाय किए हुए हैं, बहुत दिनों में बॉटम पर है, बहुत दिनों से बॉटम पर है आई थिंक, ये कह रहे हैं। सर ये 300-325 की रेंज में फंसा हुआ है, अब तो ये 300 की रेंज भी तोड़ गया, आज 289 रुपए आ गया। कोई उम्मीद सर इस काउंटर से? मैं एग्जैक्टली वही बोलने वाला था सर। 325 का लेवल इसने फेल किया है, तो नीचे एक गैप छूटा हुआ है 246 के अराउंड, 247 246 के अराउंड। तो उस गैप को फिल करने के लिए जा सकता है। मेरे को स्टॉक नहीं अच्छा लग रहा है। एग्जैक्ट बता दे रहा हूँ गैप कहाँ पे है, और 251 246 का गैप है। मोस्ट लाइकली इसको फिल करने के लिए नीचे जा रहा है, क्योंकि 325 फेल होना इसके लिए काफी खराब हो गया है। ठीक है। अगला सवाल हमें मिला है यहाँ पर मैरिको पर। सर मैरिको पर आपकी राय, हर्षित जी पूछ रहे हैं। मैरिको में वीकनेस है सर। अगले 1 1.5 साल अगर आप FMCG के स्टॉक्स पकड़ के बैठे हैं या जेम्स एंड ज्वेलरी के स्टॉक पकड़ के बैठे हैं बारिंग टाइटन, तो आप वेल्थ डिस्ट्रॉय वाली कैटेगरी में बैठे हैं। ठीक है। टाइटन पर भी सवाल आ ही गया है सर। आपका व्यू मोहम्मद जुनैद जी पूछ रहे हैं, सर टाइटन में क्या करें? सर टाइटन मेरे को यहाँ से कम ऑल टाइम हाई और बढ़िया से ऑल टाइम हाई प्लस 10% एक्सटेंशन 4200 रुपये दिख रहा है। बट अगर आप 2 3 महीने के लिए ले रहे हैं तो डिसअपॉइंटेड रहेंगे, क्योंकि समय लेगा टाइटन। ठीक है। हकीम शेख साहब पूछ रहे हैं PPL फार्मा सर, 1000 शेयर हैं 236 रुपए के, और ओला लिए हुए हैं इन्होंने 93 रुपए के, 2250 शेयर हैं इनके पास। इनमें दोनों में आपकी राय सर? तो ओला में तो 66 पर मैं क्लियरली एग्जिट की सलाह दी थी। हालांकि हमने 48.9 के ब्रेकआउट पे बाई की सलाह भी नहीं दी थी। आप ये प्लेटफॉर्म पे मल्टीपल सवाल आते थे, तो उसके जवाब में जरूर हमने दिया था कि 48.9 का ब्रेकआउट है, 66.6 का टारगेट है। वहां पे भी हमने रिकमेंड किया था कि आ गया है, एक बार बेच के बाहर हो लीजिए, दोबारा अगर मौका मिला तो कुछ बता देंगे, नहीं मिला तो छोड़ देंगे। दोबारा कोई मौका नहीं मिला है, वापस 48.9 रीटेस्ट होते हुए दिख रहा है। दैट बीइंग सेड, क्योंकि ऑलमोस्ट ऐसा लग रहा है कि बॉटम बन चुका है, तो मैं सेल की सलाह नहीं दूंगा। लेकिन ऑल टाइम लो जो इसका बना है वो प्रोटेक्ट होना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर वो टूटा तो वापस से 10 रुपए तक की डाउन मूव इसमें वापस से बन जाएगी। तो ओला पे अपना बहुत कोई पॉजिटिव व्यू नहीं है। एक बाउंस बैक का था, वो कंप्लीट हो चुका। PPL फार्मा 197 181 की जोन में एक्यूमुलेट करके चलिए फॉर ट्रेडिंग बेट, फॉर इन्वेस्टमेंट बेट। ट्रेडिंग लाइक ए काउंटर है नहीं। ठीक है। इंडसइंड बैंक का ललित जी का सवाल है, 820 रुपए के इन्होंने लिए हुए हैं, इसको एवरेज कर सकते हैं क्या? सर मेरे को नहीं पसंद है डिसीजन बैंक। लास्ट टाइम में जब ट्रैपिंग बना था 800 के ऊपर, उसका ऑलमोस्ट टारगेट कंप्लीट किया था, और ऑलमोस्ट टारगेट कंप्लीट करने के बाद से वहीं से फिरते हुए सारे सपोर्ट लेवल तोड़ते हुए नीचे आया है। तो काउंटर मेरे को तो नहीं अच्छा लग रहा है। 726 का सपोर्ट टूटा है, अगर रिक्लेम कर लेता है 735 37 का लेवल तो वापस 800 मिल सकता है। बट अगेन वही चीज है, मैं इंडिविजुअल पिक लेने की जगह मैं बेटर बैंक 20 लेना पसंद करूंगा। कोई भी स्टॉक फेल करे अपना सपोर्ट और वापस से उसमें शॉर्ट कवरिंग आए या फ्रेश बाइंग आए, बैंक 20 तो बैंक निफ्टी तो चली जाएगी। ठीक है। विनय कुमार जी पूछे हैं सर नेटवर्क 18, इसमें आपकी राय? 4 साल या 1 साल के लिए करीब, पता नहीं इन्होंने क्या लिखा है। खैर मैं लॉन्ग टर्म मान लेता हूँ इनको। तो फिलहाल 51.6 का सपोर्ट है, उसके नीचे क्लोज करने की कोशिश हो रही है। 2 से 3 दिन अगर इसके नीचे क्लोज करता है तो एक बार के लिए वीकनेस क्रीप इन होगी। लेकिन अगर ये बॉक्स का लो फेल होता है
तो मेरा बाइंग में ज्यादा इंटरेस्ट रहेगा, मेरा सेलिंग में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि पूरी सेलिंग में कहीं भी वॉल्यूम नहीं है। तो 51.6 टूट रहा है, तो एक बार क्लोजिंग बेसिस पे टूटता है तो एग्जिट कर सकते हैं। 52 के ऊपर री एंट्री कर लेना चाहिए, अगर जैसे भी रिवर्सल बने और ट्रैप बना के ऊपर आए 52 के ऊपर री एंट्री बनेगी, अगर ये क्लोजिंग बेसिस 2-3 दिन 51.6 के नीचे सस्टेन करता है तो। ठीक है, तो 51.6 के नीचे अभी चल भी रहा है। अगर क्लोजिंग बेसिस पर 1-2 दिन रहता है तो ये खराब हो जाएगा। 52 के ऊपर अगर अगर ये निकलता है तो आप री एंट्री कर लीजिए। देखिए अभी 50.75 चल रहा है, क्लोजिंग बेसिस आप जरूर देख लेना। अंशुल भाई, अगर ये 51 पॉइंट जो आप लेवल बता रहे हैं 6 के करीब का, यहाँ से अगर ये नीचे रहा और तो कहाँ जाके, देखिए 52 के ऊपर हम लेना है, हमें लेना है तो ठीक है, समझ आता है, तो उसमें आपको करीब 1-1.5 रुपया का नुकसान होगा। लेकिन अगर ये नीचे आता है, फॉर एग्जांपल 40s की रेंज में आता है, तो 40s की रेंज में कहीं लेने का मन बनता है, उस समय तो आपकी कॉस्ट 10 रुपए 8 रुपए जो भी आप बताएंगे लेवल, वो कम हो जाएगी। सर 40s की रेंज से अगर आपका मतलब 49.2 का सपोर्ट है, तो इमीडिएट सपोर्ट 49.2 पे है, तो मैं वो 1-1.5 रुपए के लिए क्यों प्ले करूंगा? मैं अपनी पोजीशन को शांति से होल्ड, मतलब आपकी जगह अगर मैं होता, मैं 1.5-2 साल स्टॉक को छोड़ देता, क्योंकि रुपए 2 रुपए नीचे खरीदने के चक्कर में कि सपोर्ट टूटा है अगले सपोर्ट पे ले लें, मालूम पड़ा अगला सपोर्ट टेस्ट ही नहीं किया और यही सपोर्ट के नीचे एलिमिनेट करा के वापस से 52 निकल गया और फिर 65 पहुंच गया। वही जैसे लोग अदानी पावर में मुंह देखते रह गए, अदानी ग्रीन में मुंह देखते रह गए, उस टाइप से मेरे को मुंह नहीं देखते रहना है। तो आई कैन गिव, मेरे को 6 महीना 8 महीना समय देने में कोई दिक्कत नहीं है ना, क्योंकि मेरे को 4-5 साल की एफडी का पैसा अगर 1 साल में भी देता है तो कोई बुरा नहीं है। प्रॉब्लम एक्सपेक्टेशन की है कि 3 ही महीने में दे दे, तो एक्सपेक्टेशन की यहाँ पे दिक्कत रहेगी। स्टॉक में कोई दिक्कत नहीं समझ में आती, मैं अपना, मेरे पास होता मैं कतई नहीं बेचता, बल्कि 49.2 पे अगर मेरे को रिजेक्शन कैंडल मिलती है तो मैं अपने स्टॉक को और भरने की कोशिश करता, क्योंकि जाते हुए तो आराम से 77 रुपए दिख ही रहा है। तो मैं ये रुपए 2 रुपए के लिए नीचे वो अठन्नी चवन्नी के चक्कर में 500 की गड्डी गिराने के मूड में नहीं हूं ना। मैं थोड़ा सा और पैसा डाल के थोड़ा और ले लूंगा अगले सपोर्ट पे, मैं बेचूंगा क्यों जब मेरे को 77 जाते हुए दिख रहा है। मैंने अगर 54 पे लिया है 77 के टारगेट के लिए, और मुकेश अंबानी ग्रुप की कंपनी है, तो फंडामेंटल में मेरे को कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर मेरे को 54 में सस्ता दिख रहा था, तो मेरे को 50 में तो और सस्ता दिखना चाहिए, 49 में तो और सस्ता दिखना चाहिए। तो लॉजिकली स्पीकिंग ऑन द डिप्स में बाई करना पसंद करूंगा, बजाय में सेल करने के। मैं जनरली ऑन द डिप्स कभी बाई की सलाह नहीं देता हूँ, अपार्ट फ्रॉम वो कंपनी जहाँ पे या तो प्रमोटर पेडिग्री बहुत अच्छी हो, या फंडामेंटल्स बहुत अच्छे हो, या लार्ज कैप हो। ठीक है सर, अगला सवाल हमें मिला है मुकर्रम मोहम्मद जी का। ये बोल रहे हैं कि सिरमा एसजीएस टेक्नोलॉजीज है, इसके शेयर लिए हुए इन्होंने 852 रुपए पर, होल्ड कर सकते हैं या इनको स्टॉप लॉस कोई बता दीजिए, या लॉस बुक करना पड़ेगा? सर 1 सितंबर का हाई लो बना है 870 और 723, उसी के अंदर, ऑलमोस्ट उसी के अंदर ये चौथा हफ्ता है, तो आप क्लोजिंग बेसिस पे 760 का स्टॉप लॉस लगा लीजिए। 10 वीक मूविंग एवरेज वही है, उसके नीचे क्लोज किया तो फिर दिक्कत स्टार्ट होगी। जब तक उसके ऊपर है तब तक कंसोलिडेशन, थोड़ा 19 बूस्ट इधर उधर, वीक लॉन्ग्स को एलिमिनेट कराना, ये सब प्रोसेस चलता रहेगा, और जैसे ही वीकली कैंडल का हाई निकलेगा 870 का, स्टॉक 1000 रुपए की तरफ चल देगा। पवन प्रतीक जी काफी देर से पूछ रहे हैं धानी सर, 4200 शेयर है इनके पास 70 रुपए के, इसमें क्या करें? सर धानी में फिलहाल सपोर्ट के नीचे क्लोज हुआ और नेक्स्ट सपोर्ट के आसपास ट्रेड कर रहा है। 58.8 मेजर सपोर्ट है, इसके आसपास अगर रिजेक्शन बना तो हम वापस से बाइंग देंगे। पहला जो प्रीएम्प्टिव बाई था वो फेल हो चुका है हमारा। ठीक है, सुभोजीत राय बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछ रहे हैं। वो पूछ रहे हैं कि सेमीकंडक्टर में कौन सा शेयर बाय कर सकते हैं। उन्होंने एक अपना आइडिया भी दिया है कि मॉस्चिप ठीक है क्या बाय करने के लिए? तो शॉर्ट टर्म में बहुत चल चुका है, अब रिस्क रिवॉर्ड आपका मैच नहीं करेगा, और गलती से भी अगर पैटर्न फेल हुआ 222 के नीचे, तो फिर आप बहुत लंबे से उलझ जाएंगे। तो मॉस्चिप तो आई वुड नॉट सजेस्ट, हालांकि आज प्रीएम्प्टिव बाई बन रहा है, लेकिन 10 डे मूविंग एवरेज इसको रोक दिया, ऊपर जाके नीचे आ गया, तो मेरा मॉस्चिप में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट नहीं है। और सेमीकंडक्टर में भी अभी स्टोरी मेरे को प्ले करने में बहुत इंटरेस्ट नहीं है, जब तक किसी स्टॉक में अच्छा बेस नहीं बन जाता है तब तक मैं नहीं करूंगा, क्योंकि फर्स्ट बाई ऑन रूमर सेल ऑन कंफर्मेशन में, जैसे किसी किसी में कंफर्मेशन आएगा तो सेलिंग आ जाएगी, क्योंकि रूमर में अच्छी खासी बाइंग हुई है सब स्टॉक्स में। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन विवेक रेड्डी जी का है, टोलिन टायर्स, इन्होंने 800
25 शेयर लिए हुए हैं 179 के। इस पर आपकी एडवाइस चाहते हैं। तो लिंच टायर सर, इसमें प्रीएम्प्टिव ब्रेकआउट एक नहीं, हमारा रिस्क फ्री हुआ था और उसके बाद से बाकी आधी पोजीशन पे स्टॉप लॉस कट रहा है। तो वर्चुअली रिस्क फ्री है हम, तो स्टॉप लॉस कटता भी है तो घर से कुछ नहीं जाएगा। बट जो लेवल इसको पार करना था 202, वो नहीं कर पाया है, तो अभी और समय लेगा, फिर नया बेस बनाएगा, उसके बाद देखते हैं क्या करेगा।